हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपको वर्ब। इससे पहले हम एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से। तो पहले वर्ब समझिए क्या होता है। किसी कार्य को करने में जो हमारी ऊर्जा खत्म होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वर्ब या क्रिया कहलाती है। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों से या शरीर के बाह्य भागों से, अंगों से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा खत्म होती है। जो ऊर्जा खत्म होती है वही हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो समझिए वर्ब। अब ग्रामेटिकल तरीके से समझिए। देखो डेफिनेशन, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। परिभाषा, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिए कि इसमें बोला कि वर्ब क्या है, कि वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य। अब कार्य समझिए। देखो सोहन ईट्स फूड। अब यहाँ पर ईट्स है, सोहन क्या खाता है, खाना खाता है। तो वो क्या कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर एक्शन बताया गया। क्या बताया गया, कार्य बताया गया। मोहन बिकम मेड, मोहन पागल हो गया। मोहन पागल हो गया तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की स्थिति, कि मोहन क्या हो गया, तो पागल हो गया। तो यहाँ पर बीकेम क्या है, ये बीकेम की कंडीशन है कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, मतलब उसकी स्थिति को बता रहा है। यहाँ पर कार्य बता रहा है। मैंने बोला था कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध। अब बात करते हैं उसके बाद, आई हैव अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर है। तो आई हैव यहाँ पर ये बता रहा अधिकार। ठीक है, कि किसी के मतलब किसी पर इसका अधिकार है या इसकी खुद की चीज़ है। तो यहाँ पर जो हैव है वो किसका काम कर रहा है, पोजीशन का। तो यहाँ पर ये भी वर्ब है, एक बीकेम ये भी वर्ब है, ईट्स ये भी वर्ब है। एक हैड 3 क्वींस, एक राजा 3 रानियाँ रखता है। ठीक है, रखता था। एक राजा 3 रानियाँ रखता था या राजा 3 रानियाँ रखता था। तो यहाँ पे ये हैड है, हैड रिलेशन बता रहा है कि रानी, उसके पास 3 रानी है। ठीक है, राजा के पास 3 रानी थी। दूसरा राम इज किंग, राम दयालु है, राम दयालु है। तो यहाँ पर जो इज है ना, वो क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, इसकी स्थिति बता रहा है कि होने की स्थिति में, या राम की स्थिति ये है कि भाई दयालु है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए कि वर्ब। दूसरी बात यहाँ पर ये लिखिए, वर्ब ही टेंस होता है। देखो टेंस को वर्ब के हिसाब से नहीं बनाया जाता, वर्ब जो होती है वो टेंस के हिसाब से बनाई जाती है। मेनली अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम हम किसी समय के अभाव में करते हैं। जब वो काम किसी समय के अभाव में करते हैं, समय चेंजिंग होता रहता है, तो उसी हिसाब से वर्ब का भी चेंजिंग होना। तो आप यहाँ पर लिखवा दिया है हमने, कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय काम कर रहे हैं, समय में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है भाई क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, वर्ब हमारी हो गई। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। वह क्रिया, वह शब्द है जिससे किसी के कार्य या अधिकार या संबंध या अवस्था का बोध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये था, सोहन ईट्स फूड, सोहन खाना खाता है। तो यहाँ पर ईट्स क्या हो गया, यहाँ पर ईट्स जो है कार्य बता रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। बीकम इसकी स्थिति बता रहा है। और हैव क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है। हैड क्या बता रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है। और इज क्या बता रहा है, इसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ठीक है, अब हम इसके भाग आपको पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब। देखो समझिए, एक फाइनेट वर्ब होती है, नॉन फाइनेट होती है। फाइनेट वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट या पर्सन के हिसाब से प्रयोग हो। ठीक है, और नॉन फाइनेट वर्ब जो होती है ये फ्री पोजीशन में यूज होती है सेंटेंस में, मतलब कि इसका सेंटेंस या पर्सन से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, हम आगे सब क्लियर कराएंगे। हम आपको अभी जो इसका स्ट्रक्चर बताइए समझा रहा हूँ कि इसका डिवाइडेशन किस प्रकार है। बहुत आसान तरीके से आप इस चीज़ को ऐसे याद कर लेंगे तो आपको बड़ी कोई भी दिक्कत नहीं होगी वर्ब समझने में। ठीक है, जैसे अब प्रिंसिपल वर्ब, तो फाइनेट वर्ब 2 भागों में डिवाइड है हमारी। एक प्रिंसिपल वर्ब, ऐसे मेन वर्ब भी कहते हैं, इसे डूइंग वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं। और दूसरी हमारे एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दोनों भाग में बटी फाइनेट वर्ब हमारी। और फाइनेट वर्ब जो 2 भागों में बटी, इनमें से जो प्रिंसिपल वर्ब है ये भी हमारी 2 भागों में बटी हुई है। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे हिंदी में साकर्मक क्रिया कहते हैं और इसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो साकर्मक क्रिया क्या होती है, साकर्मक क्रिया होती है जिसे सा से साथ चाहिए किसका, ऑब्जेक्ट का।
तो आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहो। अभी हमने देखा काफ़ी बच्चों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है कि साकर्मक क्रिया कौन सी, आकर्मक क्रिया कौन सी है। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी, ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, साकर्मक हिंदी में याद कर लो। साकर्मक का मतलब है साथ चाहिए उसे ऑब्जेक्ट का, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट ना कर पाए वो साकर्मक क्रिया है। इसे सहायता मतलब साथ चाहिए किसका, ऑब्जेक्ट का। आकर्मक क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट कर दे। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्लूसिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये 3 प्रकार की होती है। इसमें प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स और मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब। ठीक है, ये हमारे वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया, डिवाइडेशन किस प्रकार है। उसके बाद हम एक एक करके आपको क्लियर कराते चलते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं हमने आपको बताया था, मैंने कहा इससे संक्षेप में भी बताएंगे। जो अपने सब्जेक्ट व पर्सन के हिसाब से प्रयोग हो सेंटेंस में, जो सेंटेंस में वाक्य में अपने पर्सन या सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयुक्त हो या प्रयोग हो। जैसे मान लीजिए राम, यहाँ पर लिखा है राम रीड्स द बुक, तो रीड्स से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से एस लगा है वर्ब में। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर एस नहीं लगा होता। और दूसरी बात ये है कि इससे हमें पता भी चला ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। तो ये टेंस का भी बोध कराती है। जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस का भी बोध कराती है, और ये दूसरी बात ये अपने सब्जेक्ट या पर्सन के हिसाब से प्रयोग होती है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखो एग्जाम्पल इसमें, सीता विल कम हियर टुमारो। तो यहाँ पर जो बिल है मतलब सीता कल यहाँ आएगी, यहाँ पर जो बिल है अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो यहाँ पर बिल की जगह पे सेल यूज होता। तो ये यहाँ पर किसका काम कर रही है, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, तो ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। आपका फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया। उसके बाद नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। तो जो अपने सब्जेक्ट व पर्सन, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट या पर्सन के हिसाब से वाक्य में प्रयोग नहीं होती वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। कैसे समझिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारा, ही लैक्स वॉकिंग, उसे टहलना पसंद है। तो यहाँ पर ये वॉकिंग जो है हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों, इसका सब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, नहीं कोई पर्सन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रीडिंग है, वॉकिंग है, ये क्या है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरी बात आप यहाँ पर नोट करके मैंने लिखवाई, ये वर्ब नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है, इसलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है वर्ब प्लस नाउन, एडवर्ब प्लस नाउन या एडवर्ब प्लस वर्ब, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो होती है फाइनाइट वर्ब, ये हमें सेंटेंस का भी टेंस का भी बोध कराती है, काल का। और ये हमारे लिए ये वर्ब जो नॉन फाइनाइट होती है इसे हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये दोनों क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की। हमने ये बोला था ट्रांसिटिव वर्ब, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब सिंपल सी बात है, आप ऐसे एक फार्मूला याद रखो, ट्रांस प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे सी ईट्स एप्पल, अब यहाँ पर लिखा है वह सेब खाती है। अगर मैं केवल यहाँ पर सी ईट्स लिख देता तो हमें पता ही नहीं चलता कि वह खाती है। तो सिंपल सी बात है, हम जरूर उसमें लगाते कि कुछ न क्या खाती है क्या नहीं खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ईट्स एप्पल, तो यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट लेना पड़ा क्योंकि अर्थ स्पष्ट करने के लिए। द मैन किल्ड स्नैक, आदमी ने सांप मार डाला। आदमी ने सांप मार डाला, अगर आदमी ने मार डाला अगर हम केवल बोलते हो तो सिंपल सी बात है, कुछ तो हमें लगाना पड़ता, चाहे भैंस लगानी पड़ती, चाहे गाय लगानी पड़ती, चाहे कुत्ता लगाना पड़ता, या स्नैक या चिड़िया कुछ भी लगाना पड़ता। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट लिया मैंने। तो जिस भय वर्ब जो वाक्य में अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थपूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट ले, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसिटिव वर्ब। साकर्मक क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं, तो क्रिया का जिसे ऑब्जेक्ट का साथ हो, ऑब्जेक्ट का साथ या ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट ना ले, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ना ले। तो जैसे द मैन डाइड, आदमी मर गया, आई गो, मैं जाता हूँ, अर्थ पूरा स्पष्ट हो गया सेंटेंस का और ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन होती है इन ट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब की, कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ शब्द भी लिए जाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट भी नहीं कहते हैं। ठीक है, और फिर भी इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे जिसे इनकम्प्लीट वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो थोड़ा हम उसको भी आपको क्लियर थोड़ा करा देते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ब या लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब, इसका बहुत रोल रहता है पूरी ग्रामर के सेंटेंस में। जो इनमें दोनों में ऑब्जेक्ट क्या है, मेन है। ऑब्जेक्ट पहले समझिए, देखो ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट होते 2 प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है।
देखो डायरेक्ट कैसा होता है, इनडायरेक्ट कैसा होता है। जैसे एक वाक्य मैंने ले लिया कि राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दी। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, इनडायरेक्ट कैसे निकालना है। तो आपको पहले नंबर क्या लगाना है कि राम ने क्या दिया, तो ए बुक, ए बुक। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या लगाने से तो निकल आया हमारा ए बुक। ए बुक जो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, मतलब किसको, अगर किसको लगा रहे हो आप, किसको लगा रहे हो केवल, तो पता चलेगा मुझको, तुम्हें, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आप समझ गए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब समझिए। ऑब्जेक्ट होने के बाद, मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट होता है तब अर्थ स्पष्ट होता। अगर ऑब्जेक्ट होने के बाद भी अर्थ स्पष्ट ना हो, ठीक है, और अर्थात अन्य शब्द जोड़े जाएं किसी भी सेंटेंस में, अगर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब वाली कंडीशन है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने के बाद भी वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थ वर्ब जो है अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, इस कंडीशन में जो हम शब्द जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पहली बात ये समझिए। और दूसरी बात, यही कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या कहलाता, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या फैक्टिटिव वर्ब, फैक्टिटिव वर्ब, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। फिर से मैं एक बार रिपीट कराता हूं कि ऑब्जेक्ट होने के बाद जब किसी वर्ब में, मेनली इसमें ले लीजिए या इसमें वर्ब, इसमें वर्ब अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती, इसमें ऑब्जेक्ट होने के बाद भी वर्ब अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती है, ऐसी कंडीशन में हम कोई शब्द और जोड़ते हैं या शब्द का समूह कोई जोड़ते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक, ठीक है। और जो पूरक जोड़ा गया या जो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में जोड़ा गया, ठीक है, तो उसके जोड़ने पर जो वर्ब हमारी उसने अर्थ स्पष्ट कर दिया, तो वर्ब उस कंडीशन में क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या फैक्टिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेड है वो हमारा क्या है, फैक्टिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो हैप्पी है जो लिखा है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंट्रांजिटिव पर। इंट्रांजिटिव वर्ब, देखो इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या जिसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब पहले आपको ये बात मैंने अभी बताई दी थी, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो बिना ऑब्जेक्ट का अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, सिंपल सी बात है। तो उसमें क्या होगा, वर्ब होगी, जैसे आई गो, सॉरी आई गो, तो इसमें गो वर्ब है, कर्ता। अब कभी कभी क्या होता है कि कर्ता और क्रिया से अर्थ पूर्ण नहीं होता है, तब हमें कोई और शब्द लेना पड़ता है, तो जो शब्द और लिया जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो शब्द जोड़ते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अर्थ स्पष्ट होने पर उस कंडीशन में जो हमारी वर्ब नहीं होती है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब हो जाती है, ठीक है। इसके इतने नाम है। फिर एक बार रिपीट हम इसे करा रहे हैं, जब सब्जेक्ट या वर्ब होने के बावजूद भी अर्थ स्पष्ट ना हो तब कोई हम और शब्द लें या कोई कॉम्प्लीमेंट लें, उस कंडीशन में उस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट कर देती है वो वर्ब, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो वर्ब हमारी क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब होती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे द डॉग इज, अब हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट ये है और ये हमारी वर्ब है। अब द डॉग इज, कुत्ता है, मतलब कुत्ता है, ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एन एनिमल एक कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यहाँ पर ये वर्ब जो है हमारी किसका काम कर रही है, ये वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का, या इनकम्प्लीट वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। आप इतने नाम है इसके। दूसरा ये समझिए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है, यहाँ पर क्या है, हमें ये जो राउंड लिया है वो हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर इज क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। तो आपकी वर्ब की जो आज की क्लास है उसमें हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। कल हमारा एक्सक्लूसिव
जो एक्सुलरी वर्ब है उसका भाग दूसरा हम पढ़ाएंगे आपके लिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें, हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है।